क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि क्लाइंट्स उससे दूर ना जाएं और बेहतर तरीके से वो अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाए? पहले तो अपने क्लाइंट बेस की सेगमेंटेशन करें, ए बी सी, सबसे हाई वॉलेट शेयर एंड हाई कैपेसिटी, लो वॉलेट शेयर एंड हाई कैपेसिटी, लो कैपेसिटी एंड लो वॉलेट शेयर। टच में सबके साथ रहना है, बट आपको ये देखना है कि किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, किसको सबसे कम टाइम देना है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा? When the times are good, तो all wealth managers call their clients. बट जिस दिन मार्केट करेक्ट होती है और तब क्या होता है, वेल्थ मैनेजर्स थोड़े से पैनिकी हो जाते हैं। स्टेइंग इन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन गुड टाइम्स बट स्पेशली इन बैड टाइम्स। आउट ऑफ 3.5 lakh mutual fund distributors, only 1.5 lakh distributors are actually active because it's not an easy business. It may not be everybody's cup of tea. Hello, how are you? Yeah, good. So, welcome back to the show. Thank you. एक जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत मेहनत से क्लाइंट एक्वायर करता है और क्लाइंट एक्विजिशन के बाद जब क्लाइंट्स उसके बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा उसको बेस हो जाता है, तो एक समय आता है जब वो क्लाइंट्स को लूज़ करना शुरू कर देता है। सो इसकी क्या वजह है, क्यों क्लाइंट्स उससे लूज़ हो जाते हैं और किस तरीके से उनको रिटेन कर सकता है? क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि क्लाइंट्स उससे दूर ना जाएं और बेहतर तरीके से वो अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाए? तो इसमें आई थिंक ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो जैसे फर्स्ट एपिसोड में हमने बात करी कि अपने पहले कुछ क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करें। हाँ जी। जब कोई सक्सेसफुली इस पे काम करता है तो धीरे धीरे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि जो एग्जिस्टिंग मैंने क्लाइंट्स एक्वायर करे उनको स्टिकी कैसे बनाऊं, लॉयल कैसे बनाऊं, उनका वॉलेट शेयर कैसे ग्रो करूं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि मैं नए से नए क्लाइंट और फ्रेश क्लाइंट्स कैसे ऐड करूं। ये वही प्रॉब्लम है जो, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं, एक उस बच्चे की जो अपने क्लास 12th के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है। तो वो जब प्रिपरेशन करता है और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है, जो बहुत अच्छे नंबर लाने में सक्षम होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता है जो एक एफपीडी पार्टनर को भी करनी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। अब वो कैसे? तो जो भी एफपीडीज होते हैं, जो भी पार्टनर होते हैं, एमएफडी होते हैं, उनके तरह तरह के क्लाइंट्स होते हैं, डिफरेंट सेगमेंटेशन के क्लाइंट होते हैं। हो सकता है किसी दोस्त ने किसी रेफरेंस से एक 10,000 रुपये की SIP आपके थ्रू एग्जीक्यूट कर। हो सकता है कि आप एक कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी के ओनर आपके क्लाइंट बन गए और उन्होंने आपको 50 लाख रुपए PNS में इन्वेस्ट करने के लिए दे दिए, 1 करोड़ रुपए AIF में इन्वेस्ट करने के लिए दे दिए। ठीक है। और जो एक टिपिकल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल थे, तो आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट कैटेगरीज और सेगमेंट्स के क्लाइंट हो सकते हैं और होते भी हैं, राइट? क्योंकि आप ऐसे तो नहीं काम करते कि मैं इसी सेगमेंट में काम करूंगा या वो सेगमेंट में देखूंगा ही नहीं। आपके तरह तरह के क्लाइंट होते हैं, बट आपको हर तरह के क्लाइंट को अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम देना है इन अ पर्टिकुलर मंथ। तो जो 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके आपके साथ बैठे हैं या 1 करोड़ या 5 करोड़ इन्वेस्ट करके बैठे हैं, आपको उनको ज़्यादा टाइम देना है, बिकॉज उनकी ये कैपेबिलिटी है कि आपको ज़्यादा वॉलेट शेयर दें, बिकॉज दे हैव हायर कैपेसिटी टू गिव यू इन्वेस्टमेंट्स। और चांसेस क्या है कि अगर वो आपके साथ 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और भी जगहों से और सूत्रों से उनके और भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो उनको आपको डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा टाइम दे रहा है। तो आप पहले तो अपने क्लाइंट बेस की सेगमेंटेशन करें, ABC, टॉप टू बॉटम, सबसे हाई वॉलेट शेयर एंड हाई कैपेसिटी, लो वॉलेट शेयर एंड हाई कैपेसिटी, और लास्ट लो कैपेसिटी एंड लो वॉलेट शेयर। ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से टच में सबके साथ रहना है, बट आपको ये देखना है कि किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, किसको सबसे कम टाइम देना है, और किसको शायद 3 महीने में एक बार आपको टाइम देना है। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल रहे तो यू विल ऑल्सो नो कि किस तरह के क्लाइंट को हमें किस तरह का प्रोडक्ट देना है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आज के दिन जो इंडिपेंडेंट एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, उसको कहाँ से कंपटीशन आता है, राइट? And there is a reason why out of 3.5 lakh mutual fund distributors, only 1.5 lakh distributors are actually active, because it's not an easy business. It's a tough business. It is a business which demands a lot of effort, hard work, patience. It may not be everybody's cup of tea. Okay, fine. और उनको कहाँ से कंपटीशन आता है? सबसे पहला DIY जो मीन्स हैं, एप्स हैं। तो आपके क्लाइंट हैं जो शायद आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, अब उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके बच्चे हैं, दे मे कम इनटू द पिक्चर एंड दे माइट से, तो पापा आप इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? यू कैन गो ऑन अ पर्टिकुलर ऐप एंड यू कैन इन्वेस्ट थ्रू दैट आल्सो। तो रातों रात द क्लाइंट कैन गो अवे फ्रॉम योर फ्रॉम योर क्लाइंट डेज। सेकेंड,
द क्लाइंट ऑब्वियसली हैज़ अ बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट हो सकता है, बिजनेस अकाउंट हो सकता है, और वो बैंक भी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो वो इन द रिसेंट टाइम्स बैंक्स हैव बिकम अ मेजर कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट टू फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आपको सेगमेंटेशन इसलिए करनी है कि आपको किस तरह के क्लाइंट को किस तरह का प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। इफ़ इट्स अ हाई नेटवर्थ क्लाइंट तो आपको ऑल्टरनेट्स की बात ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं से ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स, AIF, PMS, बॉन्ड्स की बात सुन रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की बात सुन रहे हैं। आज की डेट में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। तो वो सुन रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे बाहर जाएंगे आज से 15 साल बाद पढ़ने, तो उसके लिए मुझे एक बाहर अपना डॉलर और USD कॉर्पस बनाना है, पाउंड या यूरो कॉर्पस बनाना है, ताकि 15 साल बाद जब रुपी और डिप्रिशिएट हो जाएगा तो मुझे इट विल नॉट बी प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव फॉर मी टू सेंड माई किड्स अब्रॉड टू स्टडी। तो इस सारे सिनारियों में एक तो मेरे को इन सारे प्रोडक्ट और रेवेन्यूज़ की जानकारी होनी चाहिए, और मुझे ये भी पता होना चाहिए मुझे किसके साथ किस चीज़ की डिस्कशन करनी है। तो सेगमेंटेशन, प्रायोरिटाइजेशन एंड discussing the right product category with the right client is very important. That will help you prevent clients from attriting and will also help you deepen wallet share and lastly to get more clients. जैसे मैं एक HNI क्लाइंट, तो मुझे आपने एक बहुत ही अच्छा डिस्टिंक्टिव AIF बताया, तो मैं चाहूँगा कि मेरा दोस्त भी उसमें इन्वेस्ट करे जिसकी क्षमता है मुझे इतने पैसे देने की, तो मेरे को रेफरेंसेस भी मिलेंगे, राइट। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको सेगमेंटेशन करनी है ताकि आप राइट क्लाइंट के पास जाएं। सो सेगमेंटेशन हो गई, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा? हाँ, तो सेकंड जो पॉइंट है वो है जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलती मैंने भी काउंटलेस बारी करी है अपने करियर, और जिससे मैं सबसे ज़्यादा सीखा हूँ, वो ये है कि व्हेन द टाइम्स आर गुड, व्हेन द मार्केट्स आर इन वंस फेवर, जैसे अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऑल वेल्थ मैनेजर्स कॉल देयर क्लाइंट्स वेरी फ्रीक्वेंटली, राइट, क्योंकि क्लाइंट से कोई शिकायत आने की संभावना थोड़ी कम होती है। वो भी खुश हैं, आप भी खुश हो, आप बार बार कॉल करोगे, आप उनके घर उनको बर्थडे विश करने भी जाओगे, केक कट करने भी जाओगे, हर चीज़ करोगे, गिफ्ट्स भी दोगे। बट जिस दिन मार्केट करेक्ट होती है या मार्केट परफॉर्म नहीं करती थोड़े लंबे समय तक, तो क्लाइंट्स थोड़े से अननर्व हो जाते हैं, पैनिकी हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं कि भाई रिटर्न्स ही नहीं आ रही हैं, क्या करना चाहिए। और तब क्या होता है, वेल्थ मैनेजर्स थोड़े से खुद भी पैनिकी हो जाते हैं और खुद भी थोड़े से इमेच्योर बिहेव करते हैं कि भाई उनके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, एम्पैथेटिक वे में उनको हैंडल नहीं कर रहे हैं और खुद भी इरिटेट हो रहे हैं। ये रिएक्शन इज़ अ वेरी नेचुरल रिएक्शन, बट दिस इज़ अ रिएक्शन दैट वी हैव टू रेजिस्ट। एज अ वेल्थ मैनेजर मेरा मेजॉरिटी रोल इज़ टू कन्वे एम्पैथी, is to have, act as a shoulder of support to your clients। हो सकता है आपके क्लाइंट को सिर्फ बात करके अपना मन हल्का करना था, उनको भी शायद पता होगी, इस बात की जानकारी होगी कि भाई रिटर्न आप कंट्रोल नहीं करते, मार्केट्स कंट्रोल करते हैं, चाहे डेट हो इक्विटी हो। बट हो सकता है उनको बस ये पूछना था कि भाई सब सही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उनके शुभचिंतक हो, वो आपको अपना शुभचिंतक मानते हैं, तो एटलीस्ट वो ये उनका ये हक बनता है कि आपसे पूछें, अपना गम गलत करें, एटलीस्ट ये बोलें कि भाई सब ठीक है, हो जाएगा। और आपको बस ये शायद बोलना है कि सर हम हैं, वी आर ट्रैकिंग एंड वी आर कॉग्निजेंट एंड डोंट वरी, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल एंड दीज थिंग्स विल हैपन, दीज आर माइनर फ्लक्चुएशंस। बट अगर आप उनका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, अगर आप उनको रिएक्ट ही नहीं करेंगे, अगर आप प्रोएक्टिवली उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो वो इरिटेट हो जाएंगे और कहेंगे भाई जब उसको चिंता नहीं है तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं, लेट मी गो टू समबडी एल्स। और होता क्या है कि अक्सर कंपटीशन तभी अंदर वो एक्सेस पाता है कि भाई दूसरा तो बात नहीं कर रहा है, मैं घुस जाता हूँ। स्टेइंग इन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन गुड टाइम्स बट स्पेशली इन बैड टाइम्स। ओके, डोंट एक्सपेक्ट बिजनेस इन अ टाइम लाइक दिस, जस्ट स्टे इन टच। When things bounce back, you will automatically get business. Sometimes you have to let go of the immediate business for the sake of long term. तो इसमें एक asset allocation का भी फैक्टर आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन। मैं तो मानता हूँ, मैं तो ऑलमोस्ट हज़ारों बारी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों बारी मैं अपने सेशंस में बात कर चुका हूँ और मैं आपसे भी पूछता हूँ। सी, जैसे अब पिछले कुछ महीनों में, पिछले कंसिडरेबल टाइम में इंडियन इक्विटी मार्केट में, काफ़ी दुनिया में भी इक्विटी ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, राइट। तो क्या रिटर्न देना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न आएगी या नहीं आएगी? क्या आप जियोपॉलिटिक्स को डिटरमिन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई कहीं पे जंग छिड़ेगी कि नहीं, कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ कि नहीं? ये भी आप नहीं कर सकते।
क्या आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा फंड मैनेजर ज़्यादा रिटर्न देगा, कौन सा फंड मैनेजर कम रिटर्न देगा? तो जब आप फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस नहीं डिटरमिन कर सकते, जब आप मार्केट्स की परफॉर्मेंस नहीं डिटरमिन कर सकते, जब आप जियोपॉलिटिक्स नहीं जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कर क्या सकते हैं कंट्रोल? मतलब आपके कंट्रोल में क्या है? सिर्फ एक चीज़, एसेट एलोकेशन। आप अपने क्लाइंट का बिहेवियर टू सर्टेन एक्सटेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे बाय टेलिंग देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशन, दैट वेदर द टाइम्स आर गुड और बैड, you should always stick to the asset allocation which will help you achieve your goals. For example, अगर मैं 50 years plus का हूँ and my retirement goal is at 60, तो by logic I cannot have more than say 30% or 20% in my equity in my portfolio, because अगर मार्केट 3-4 साल तक रिटर्न नहीं देगी तो रिकूप करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। सो आई थिंक ये तो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया एसेट एलोकेशन, क्योंकि आपने तो रिटर्न बेची है, आपने एसेट एलोकेशन की नहीं है, और जब 5 साल मार्केट परफॉर्म नहीं किया तो वो क्लाइंट इम्पेशेंटली लूज कर देंगे यार। रिटर्न को सेल करना, पास्ट परफॉर्मेंस को सेल करना, वीजा भी कंसेप्ट्स को सेल करना या एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस को बताना सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कोई कमिट कर सकता है। सो आई थिंक दिस इज द मेन रीजन जो क्लाइंट वो लूज कर जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे इट इज़ वेरी इजी टू से सर कि देखिए एक्विटी में तो इतना रिटर्न आ ही जाता है, और अक्सर क्लाइंट्स को ये लगता है कि ये रिटर्न हर साल आएगा, हाँ जी, जबकि इक्विटी की रिटर्न लीनियर रिटर्न नहीं होती, एसिमेट्रिक होती है। तो एसिमेट्रिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ये मानना है कि गोल प्लानिंग और एसेट एलोकेशन मैंने हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। देयर कैन नॉट बी गोल प्लानिंग विदाउट एसेट एलोकेशन। इफ माई गोल इज टू रिटायर बाय 60, I have to determine asset allocation which cannot be more than 20 or 30% into equity. ओके, Right? ये कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड फार्मूला नहीं है। लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर दैट ये कोई एक्सेप्टेड फार्मूला नहीं है, बट ये लॉजिक है कि अगर मेरी रिटर्न नहीं आई कुछ सालों तक, तो मैं अपने लाइफ के गोल्स तो नहीं चेंज कर सकता। कि अगर मेरा गोल है कि किस टाइम पे मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, और अगर मार्केट्स डू नॉट बिहेव द वे आई एक्सपेक्टेड, कैन आई पोस्टपोन दैट इवेंट? कैन आई से दैट जब मार्केट रिवाइव करेगी तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, या जब मार्केट रिवाइव करेगी तो मैं बेटे को एजुकेशन के लिए भेजूंगा? ये तो इवेंट वो हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, आपको करने ही करने हैं। तो व्हाट इज देन इम्पोर्टेंट इज दैट डिस्पाइट द परफॉर्मेंस ऑफ अ वॉलेटाइल एसेट क्लास, अगर मैंने अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाया है कि एक मुझे मिनिमम वायबल रिटर्न मिलती है पोर्टफोलियो में, दैट इज एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस जो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है। और वो करना को बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ फेयरली सिंपल, बिकॉज यू कैन डू इट विद द सिंपलेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी डेट है, इक्विटी है, हाइब्रिड है उसमें, और डेट के अंदर भी इतनी बड़ी वैरायटी है, फ्रॉम लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स टू शॉर्ट टर्म डेट फंड्स टू लॉन्ग टर्म डेट फंड्स टू कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स टू क्रेडिट फंड्स टू गिल्ड फंड्स। तो तरह तरह के फंड्स के कॉम्बिनेशन से आप यू कैन हैव द डेट एलोकेशन विद इन इक्विटी। यू कैन डू लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, इससे आप बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए ऑफ कमोडिटीज, जैसे आज की डेट में बिकॉज ऑफ गोल्ड सिल्वर, मल्टी एसेट फंड्स हैव कम इनटू फ्लेवर एंड दे हैव आउटपरफॉर्म्ड इन द लास्ट 1 ईयर। तो ऑलमोस्ट ज़रूरी नहीं है एसेट एलोकेशन के लिए आपको किसी नॉन म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट में ही जाना है, तो म्यूचुअल फंड सब कुछ हो सकता है। बट इफ द थ्रेशोल्ड इज़ हायर, अगर क्लाइंट की क्षमता है ज़्यादा पैसे देने की और उसकी सेविंग्स ज़्यादा है और उसका सरप्लस ज़्यादा है, तो यू कैन लुक एट ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स लाइक AIF, डेट AIFs, प्राइवेट क्रेडिट AIFs। अगर उसकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा है तो यू कैन लुक एट प्राइवेट इक्विटी AIFs, लिस्टेड इक्विटी AIFs, equity PMSs, and you can even look at direct bonds. So the world is open and Centricity is there to back our Centricity का तो नारा ही day one से asset allocation asset allocations and a multi-asset approach. This has been the 2 pillars of our proposition. Any other points Aditya you want to share? हाँ, सो सी जैसे मैं एटलीस्ट सेंट्रिसिटी पार्टनर्स के बारे में तो ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी प्रोडक्ट टीम है, रिसर्च टीम है, दे चर्न आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च मटेरियल एंड मटेरियल विच कैन एटलीस्ट गाइड द पार्टनर एंड द क्लाइंट एंड एटलीस्ट गिव हिम इन शॉर्ट information about what is going on in the market. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस information को लेके कोई अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बना सकता है, बट होता क्या है कि एवरी डे व्हेन यू पिक अप द न्यूज़पेपर आपको ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। न्यूज़पेपर हो गया यार, इंटरनेट हो गया, दोस्त हो गए, व्हाट्सएप आर्टिकल हो गए, और आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है दुनिया में। कोई कह रहा है गोल्ड इन्वेस्ट कर दो, कोई कह रहा है सिल्वर, आप कॉपर की दौड़ चली है, तो कोई सोचेगा यार कल तक तो इक्विटीज़ की बात चल रही थी, आज कॉपर, गोल्ड, पैलेडियम, क्या क्या बातें हो रही हैं, मैं पीछे तो नहीं रह गया। कोई कह रहा है क्रिप्टो में कर लेते हैं। तो होता क्या है कि देन यू गेट
डिस्ट्रैक्टेड एंड यू गेट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं आज बोला जा रहा है क्रिप्टो कर लेते, क्रिप्टो कर लेंगे, आज बोला जा रहा है कॉपर के फ्यूचर कर लेते, कॉपर फ्यूचर कर लेंगे, तो ये शायद सही अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो मेरा आइडिया ये है कि शेयर विद योर क्लाइंट एज अ पार्टनर, शेयर विद योर क्लाइंट एज मच रिसर्च मटेरियल एज यू कैन विच इज जनरेटेड बाय इंटरसिटीज रिसर्च डेस्क, share the market outlook which we share, also share the different video, जैसे मैं अभी जो वीडियो बना रहे हैं, share it with your client। तो अपने स्पेयर टाइम में गाड़ी चलाते वक्त या जब भी कुछ भी आराम से रिलैक्स करते वक्त दे कैन एंड आपका भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि you will be in touch with the client and client will also not be confused too much and he'll know कि इतना मुझे पढ़ के मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है and I am in the right direction, I need not get distracted from what is happening in the market overall। So अगर आपने इतना कुछ कर दिया तो आई डोंट थिंक कि क्लाइंट कहीं जाएगा फिर। बिल्कुल, सी मतलब मेरी probability of retaining and being sticky with the client will be very high।